नमस्कार दोस्तों, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी से लगभग 5-7 दिन पहले, मतलब यूं कहूं कि 27 जुलाई के दिन इजराइल का जो नॉर्दर्न एरिया है जिसे गोलान हाइट कहते हैं, जिसको 1967 ईस्वी में इजराइल ने 7 डे वॉर जब हुआ था उस समय जो सीरिया का जो हिस्सा था उसको इजराइल ने कब्जा करके रखा हुआ है, अपने क्षेत्र मानता है। वो अभी इजराइल पूरी रूप से कंट्रोल करता है गोलान हाइट को। तो 27 जुलाई को गोलान हाइट जो कि इजराइल के कब्जे में आज है, उस पर क्या होता है कि हिजबुल्ला जो कि लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है, उसने एक रॉकेट फायर किया और उस रॉकेट फायर में इजराइल के 12 बच्चे जो वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे, माफ करिए क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेल रहे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत ही विभत्स तरीके से। उसके बाद इजराइल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, क्या उसकी रिस्पॉन्स होती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भारत में भारत की सीमाओं की सुरक्षा किस रूप में की जा रही है, उसके क्या लूप होल्स हैं, उसके एक एग्जाम्पल को लेकर के हम आपसे तय करेंगे, आपसे वार्तालाप करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश का एक यूट्यूबर लाइव वीडियो बनाता है भारत में घुसने के लिए। तो उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे ही यह खबर आती है 27 जुलाई के दिन कि इजराइल के 12 बच्चों को लेबनान से फायर किए गए एक रॉकेट में मार दिया गया है, तब इजराइल की तरफ से रिस्पॉन्ड आता है कि भाई हमारे पास इसका बदला लेने का पूरा अधिकार है। और इधर तैयारियां शुरू हो जाती है कि लेबनान पर इजराइल जो है वो हमला करने वाला है। ठीक उसी समय जिस समय इधर चर्चा हो रही थी लेबनान पर हमला करने के लिए, ठीक उसी समय मतलब 30 जुलाई को ईरान में जो कि नए प्रेसिडेंट वहां के चुन करके आए हैं, मसूद पजेश्कियन, उस मसूद पजेश्कियन का वो ओथ सेरेमनी हो रहा था, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है वो हो रहा था। बहुत सारे लोगों को वहां पर बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। उसमें हमारे देश के मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी भी गए हुए थे। उसके बाद उसी जो सेरेमनी है, वही जो ओथ सेरेमनी है, उसी शपथ ग्रहण समारोह में हमास का चीफ लीडर इस्माइल हानिया पहुंचता है। यह इस्माइल हानिया दरअसल हमास का लीडर है, वही हमास जो पिछले 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अचानक से हमला किया था गाजा बॉर्डर की तरफ से, और जिसमें लगभग 1200 लोगों को बहुत बेरहमी से इजराइल के लोगों को मार दिया गया था। तो उसी का लीडर जो था वो कतर में रहता है, कतर से फ्लाइट पकड़ता है, फ्लाइट पकड़ करके वो ईरान की राजधानी तेहरान जाता है। तेहरान जाता है, वहां पर जो ओथ सेरेमनी होती है पेजेश्कियन की, उस पेजेश्कियन के ओथ सेरेमनी में शामिल होता है। उस शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो अपने गार्ड के साथ आराम करने चला जाता है। सेम घटनाएं दोनों तरफ हो रही थी। उधर से लेबनान पर हमले के लिए भी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयार थी, भाई लेबनान पर हमला होगा, लेबनान पर हमला होगा। और लेबनान वाले जितने भी थे वो सकते में थे कि इजराइल हमला करेगा, इजराइल जब अटैक करेगा तो किस रूप में करेगा। हिजबुल्ला के मतलब हालत खराब थी। और इधर ओथ सेरेमनी चल रही थी। उसी ओथ सेरेमनी में पहली बार बहुत दिनों के बाद, 7 अक्टूबर के बाद इस्माइल हानिया दिखता है। स्पष्ट रूप से उसके फोटो वगैरह आते हैं, नए वाले राष्ट्रपति जो वहां के ईरान के चुन के आए हुए हैं। क्योंकि पुराने वाले राष्ट्रपति को किस तरीके से जंगल के बीच में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें भी बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन कोई भी थियरी हो या ना हो उसमें इजराइल का हाथ पक्का था, सभी लोग मानते हैं, सभी सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं। तो इजराइल ने पुराने वाले को निपटा दिया। नए वाले का जब ओथ सेरेमनी हो रहा था उसमें उसके जो गेस्ट थे हानिया, वो हानिया जब जा करके अपने घर में जाते हैं आराम गृह में, तो वहां पर एकदम पिन पॉइंटेड हमला किया जाता है। अब मिसाइल से हमला था या कैसा टारगेट था, उस बिल्डिंग को, उस रूम में जब जो हानिया ठहरा था उस रूम को डिमोलिश कर दिया जाता है और उसमें इस्माइल हानिया समाप्त हो जाता है, उसके कुछ गार्ड्स भी उसमें मारे जाते हैं। अब आप ये बताइए कि इस्माइल हानिया की पूरे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी ईरानियन जो सेना है, उसके जो कुर्द फोर्सेस वगैरह वो कर रही थी, या दूसरा नंबर है कि ईरान का वो चीफ गेस्ट था एक तरीके से। क्योंकि ईरान इसी तरीके से के जो प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान के जो मोटो को पुष्ट करते हैं, ईरान के मोटो को आगे बढ़ाते हैं, उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, वो अपने कुछ प्रॉक्सीज को चुन करके रखता है, हिजबुल्ला को, हमास को, या और बहुत सारे हैं, हौती वगैरह हैं, उन लोगों को सब अपना रखता है। तो उसी का हमास का लीडर जो उसके यहां गेस्ट के रूप में था, उसको इजराइल ने स्ट्राइक करके मार दिया।
और उधर लेबनान में भी सेम टाइम अटैक हुआ, जिसमें भी उसका एक बहुत बड़ा, लेबनान के अंदर में जो हिजबुल्लाह काम कर रहा था उसका जो चीफ था, एक तरीके से इंचार्ज था, उसको भी वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और बहुत सारे अन्य टेररिस्ट वहां मारे जाते हैं। तो एक ही दिन में दो जगह इजराइल अटैक करता है, एक जगह अपने एरोप्लेन भेज करके एयर स्ट्राइक करता है और दूसरे जगह जो ईरान के तेहरान में किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को पता ही नहीं है कि वो ड्रोन से अटैक था या वहां सामने से किसी ने, जैसे होता है ना कि एंटी टैंक मिसाइल्स होती है जो ऐसे फायर किया जाता है, भारत में भी बहुत सारी है, बहुत सारे देश रखते हैं, उससे डायरेक्ट फायर किया गया है या एयर स्ट्राइक किया गया है। क्योंकि इजराइल के पास ऐसे ऐसे जो है प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, F-15 F-35 फाइटर प्लेन, जो इतने हिडन अवस्था में जाएंगे कि आपको आपके राडार पर केवल और केवल एक छोटा सा फुटबॉल जैसा दिखाई देगा, लगेगा कि कोई चिड़िया उड़ रही है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही बड़ा जहाज होता है, फाइटर प्लेन होता है। तो ये भी हो सकता है, कैसे हुआ इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। अब ये देखिए कि ईरानियन जो सोर्सेज बता रही हैं, ईरान की जो एजेंसीज बता रही है वही बता रही है कि इस्माइल हानिया मारा गया, लेकिन चूंकि उनके घर में मारा गया है तो कितनी बेइज्जती की बात है कि कोई गेस्ट आपके यहां आता है और 7 अक्टूबर के बाद पहली बार दिखाई देता है ईरान के राजधानी तेहरान में, और वहां पर उसको इजराइल एलिमिनेट करता है, मोसाद एलिमिनेट करता है। अब ये बताइए कि इजराइल की जो खुफिया विभाग है मोसाद उसका, और शीन बेत, मोसाद और शीन बेत दो उनके खुफिया विभाग है, तो शीन बेत और मोसाद मिलकर के किस तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप इमेजिन करिए कि किसी देश में उसके गेस्ट को घुस करके मारना, जो कि आपका शत्रु है, आपके 1100-1200 लोगों को उसके लोगों ने मारा था, ये कितना बड़ा रिस्क है। और इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से ये वॉर जो है वो एक्सकेलेट करेगा, क्योंकि इधर हमास का चीफ मारा गया और उसका उधर हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया और ईरान के अंदर मारा गया, तो ईरान ऑटोमेटिक इसमें इन्वॉल्व होगा। ईरान ने भी कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, क्योंकि हमारे घर में घुस करके किसी को मारा गया है तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे। अब सोचना यह है कि ईरान रिटेलिएट कैसे करेगा। क्या ईरान के पास वैसी क्षमता है, वैसे प्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं जो इजराइल के अंदर घुसेंगे और बॉम्बिंग करके वापस आ जाएंगे? क्या ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो जाकर के इजराइल के अंदर मार सकते हैं? तो हाँ, ईरान के पास ड्रोन हैं जो कि इजराइल के अंदर घुस सकते हैं। पिछली बार घुसे थे, लेकिन क्या वहां पर कौवे भी नहीं मारे थे, एक आध जगह वो बम गिरे थे, बाकी 200 बमों को ऊपर ही निष्क्रिय कर दिया गया था। तो ऐसे से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में 1900 किलोमीटर की दूरी है। और यदि आप फाइटर प्लेन्स लेकर के जाते हैं तो वो कितना कारगर होगा, क्योंकि बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग आपको करनी पड़ेगी। और क्या इतने समय में ईरान के जो प्लेन हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि वो इजराइल के अंदर घुस जाएंगे बिना इजराइल को पता लगे? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस हैं, तो उस सैंक्शन की वजह से उसके जो पार्ट्स वगैरह हैं एरोप्लेन के, वो जो फाइटर प्लेन्स के, वो पार्ट्स वगैरह कितना अभी मॉडर्न हुए हैं इस बारे में कोई बता नहीं सकता। तो आप एयर स्ट्राइक कर नहीं सकते, ड्रोन आप भेज सकते हो जिससे कुछ उखड़ने वाला है नहीं। तीसरा नंबर, आप टैंक लेकर के और पूरे फौज लेकर के आप इजराइल पर चढ़ाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपसे और इजराइल के बीच की दूरी है 1900 किलोमीटर और बीच में बहुत सारे देश पड़ता है। सीरिया पड़ता है जो आपका मित्र है, हो सकता है किसी तरीके से आप उसके अंडर एंट्री कर जाए। उसके बाद इराक पड़ता है, उसके बाद जॉर्डन पड़ता है। जॉर्डन तो कई मामलों में इजराइल को मदद कर चुका है, क्योंकि इजराइल से भोजन पानी उसी को जाता है, गैस जाता है, तेल जाता है, बहुत सारा जो सप्लाई है जॉर्डन को जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो जॉर्डन कभी भी इजराइल के अगेंस्ट में, हालांकि आइडियोलॉजिकली तो वो है, लेकिन खुल के सामने नहीं आ सकता। तो जॉर्डन अपने पास से ईरान के फौज को गुजरने नहीं देगा, और 1900 किलोमीटर दूर से किसी दूसरे देश पर चढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है कुछ खास कर पाएगा इजराइल का। लेकिन हाँ, यदि इजराइल पर थोड़ा सा भी कुछ करने का प्रयास होता है तो फिर से इजराइल रिटेलिएट करेगा, जो ईरान के लिए ज्यादा भयंकर होगा। तो ये स्थिति है कि इजराइल के ऊपर यदि थोड़ा सा भी कोई हमला करता है, किसी तरीके से कुछ होती है, तो अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल किस हद तक जा सकता है कि वो ईरान के अंदर घुस के हिजबुल्लाह के कमांडर को मरवा सकता है या मार सकता है। और अभी तक ईरानियन अथॉरिटी को मालूम भी नहीं है कि उसको कैसे उड़ाया गया। क्या बाहर से कोई मिसाइल्स दागी गई, इतना पिन पॉइंटेड? तो इतनी एक्यूरेटी पर मिसाइल्स दागना मुझको नहीं लगता कि संभव है, 1900 किलोमीटर दूर से फायर करना।
तो ज्यादा चांसेस हैं कि कोई वहीं का बंदा किसी छत वगैरह पर बैठ करके वो सीधा फायर किया है, जिससे एकदम पिन पॉइंट उसी रूम के अंदर में जाकर के वो ब्लास्ट हुआ है और वो मारा गया है। तो ये एक पर्सपेक्टिव बनता है। तो एक ही दिन में इजराइल दो स्ट्राइक्स करता है, एक जगह अपने खुफिया विभाग की मदद से करता है, और क्योंकि खुफिया विभाग का जो रिलायबिलिटी थी, जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी, उस क्रेडिबिलिटी पर बहुत धक्का लगा था मोसाद के ऊपर और शिन बेत के ऊपर, कि जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक से हमास वालों ने हमला कर दिया था, तो इसको लेकर के एक उनके ऊपर भी प्रेशर बना था। मुझको लग रहा है कि हमास के लीडर को मार करके वो प्रेशर थोड़ा रिलीज हुआ होगा। उसके बाद अब जो है भारत की जो सिनेरियो है, भारत के अंदर की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। उसी वीक में, पिछले सप्ताह में आप देखिए तो एक यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है अचानक से, जो बांग्लादेश का एक कोई यूट्यूबर है जो HD ट्रेवल गाइड के नाम से, HD ट्रेवल इन्फो के नाम से एक यूट्यूब चलाता है। वो यूट्यूबर बांग्लादेश से मेघालय में घुसता है, वो ब्रॉड डे लाइट में, बिल्कुल दिन में अपना रिकॉर्ड करता है कि देखो कैसे कैसे आना है। वो अपने लोगों को बता रहा है कि अगर भारत में एंट्री करना है तो कैसे कैसे आप एंट्री कर सकते हो, इधर से घुसना है, इधर से घुसना है, इधर से आगे जाओगे तो BSF की चौकी मिलेगी, तो आप इधर से कट करके ऐसे निकलना है। वो लाइव घुसता है, लाइव रिकॉर्ड करता है, और थोड़े समय बाद वो भारत की धरती पर घुस करके दिखा देता है मेघालय के अंदर में। इतनी जहां पर सिक्योरिटी को लेकर के फ्लॉज हों, इतनी मित्रवत व्यवहार हो ऐसे देशों के साथ, जिस देश के नागरिक हमेशा आपके ऊपर जो है दुश्मन की तरफ नजर रखते हैं और आपको लूटने के फिराक में रहते हैं, उस देश के साथ बाउंड्री जो है इतना लूज हो कि कोई भी आराम से, एक साधारण सा यूट्यूबर को मालूम है कि कैसे आप जो है घुस सकते हैं भारत में इलीगल तरीके से। तो उस देश की सिक्योरिटी तो भगवान भरोसे ही है। हालांकि ये सब जब हल्ला हुआ, यूट्यूब पर हल्ला होने के बाद वो यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया, लेकिन अभी भी कई जगह वो सोशल मीडिया वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ट्विटर पर भी शायद होगा, आप जाकर के देख लीजिए। क्योंकि कुछ दिन पहले तो मैंने देखा था कि वो ट्विटर पर उपलब्ध था और बहुत सारे लोगों ने उसको देख भी लिया था, लेकिन क्या यह जो है यूट्यूब पर अभी है, इस पर मुझे संशय है। कहा जा रहा है कि यूट्यूब से ये डिलीट कर दिया है, लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए कितनी परेशानी है आप ये अंदाजा लगाइए। और दूसरी तरफ क्या है कि भारत की जो सरकार है वो क्या कर रही है कि फौज की जो संख्या है वो दिनों दिन घटाती जा रही है। भारत की सिक्योरिटी के साथ कितना ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप ये एक साधारण से वीडियो से आपको मालूम हो जाना चाहिए। लगभग आधे घंटे का वीडियो है। इस आधा घंटा में इस व्यक्ति ने भारत में घुस करके दिखा दिया कि ये लो, ये रहा बांग्लादेश की धरती और ये रहा भारत की धरती। किसी ने रोक टोक नहीं की, बिल्कुल खुलेआम है, आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कंपेरिजन करिए इजराइल के सिचुएशन की और भारत की सिचुएशन की। इजराइल के अंदर अगर कोई इस तरीके से हमला होता है, कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो इजराइल किस तरीके से रिएक्ट करता है, भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होता है किस तरीके से रिएक्ट होता है। और अभी मैं जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जम्मू रीजन में जो अभी हाल के दिनों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, वो दरअसल वो आतंकवादी नहीं है, वो बैट कमांडो हैं, जो पाकिस्तान के कमांडो के रूप में कार्य करते हैं POK के अंदर। और उन्होंने दावा किया कि लगभग 600 ऐसे कमांडोज भारत की धरती पर घुस चुके हैं। एक तरीके से कारगिल वाला जो सिचुएशन है वो भारत में बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी इस पर बहुत सारे लोग चुप हैं। भारत के इंटेलिजेंस और भारत की सुरक्षा विभाग ने अभी तक इस बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन SP वैद्य जो कि पूर्व में DGP रह चुके हैं और वहां पर बहुत दिनों से काम किए हैं, तो वो जो बात बोलेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पर शंका की जाए, इस बात की कोई ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है जिसको लेकर के हम उनकी बातों को शंका करें। हालांकि इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये प्रॉपर जो मुद्दे हैं कि जो इजराइल और हमास और ये ईरान के बीच में जो मामला बढ़ रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि क्या यह मामला और आगे बढ़ करके एक बहुत बड़ा रीजनल वार के रूप ले लेगा, या इसी तरीके से फिर थोड़ा सा छोटे मोटे बम गोले चला करके ईरान अपने लोगों को शांत कराने का प्रयास करेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।